हेलो एवरीवन। तो आज अपन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। इसका फास्ट रिवीजन करेंगे एकदम अच्छे से। बहुत कॉन्साइज नोट्स हैं अपने एकदम अच्छे से। मैंने सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में काफ़ी डाउट्स होंगे वो, और इसमें जो अपने डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो टेबल में आपको डिसऑर्डर एनसीईआरटी के पॉइंट्स आप जो मिस करते होंगे वो भी हैं एनसीईआरटी की समरी से। तो अपन सब कुछ करते हैं। और मेरा एक और सजेशन था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एक पीवाईक्यू सीरीज़ लाने के लिए। तो आपको अगर पीवाईक्यू सीरीज़ अभी चाहिए तो हम अभी से चैप्टर्स की स्टार्ट कर देंगे, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन इसमें ब्रीथिंग और जो रेस्पिरेशन होता है उसका मतलब देखते हैं। अब देखिए क्या होता है। ऐसे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ब्रीथिंग क्या होता है, अपन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पूरा मतलब मैकेनिज़्म है। इनहेलेशन एक्सेलेशन इस सब का मतलब ओवरऑल इस सब को ही ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो अपन ने O2 एटमॉस्फेयर से अपन ने इनहेल की। अब इस O2 का क्या रोल होगा, ये O2 अपन को अपन यूटिलाइज करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। इस O2 को अपन एज अ यूज़ करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको बोलते हैं अपन कैटाबॉलिज्म। ऐसे ये है, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में अपन ने ब्रेक कर दिया, इससे अपन बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो पूरा ब्रीथिंग का अपन समझ रहे हैं मैकेनिज्म। क्या हुआ, O2 अपन एटमॉस्फेयर से इनहेल की, जो O2 अपन ने इनहेल की वो अपन ने यूज़ की पार्टिकल्स हैं उनके ब्रेक डाउन के लिए। किसके लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए। उनसे उनके ब्रेक डाउन से क्या हुआ, CO2 रिलीज़ हुई और एनर्जी बनी। ये एनर्जी को अपन यूज़ कर लेते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और जो CO2 निकली है उसको अपन बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल मतलब है ब्रीथिंग का। ठीक है, अब अपन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि लोअर अपने होते हैं, और ऐसे कि लोअर फाइला में जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म्स, इन सब में बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ये आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा। अर्थवॉर्म होता है, वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करता है। ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं इंसेक्ट में, जिसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। गिल्स किस में होती हैं, एक्वाटिक ऑर्थोपोड। इससे बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्या कि गिल्स किस किस में होती हैं। देखो, मॉलस्क फिशेस में तो आपने गिल्स का सुना ही होगा। एक मॉलस्क भी याद रख लो, मॉलस्क, और एक आप एक्वाटिक ऑर्थोपोड भी याद रख लो। तो देखो, गिल्स का आंख बंद करके एक बार बोल लो, गिल्स किस किस में मिलती हैं, एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स में, मॉलस्क में और फिशेस में। ठीक है, ये मॉलस्क है। ठीक है, हाँ। और लंग्स तो आपको पता ही है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये एप्स आपने पढ़ा होगा। रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, इनमें लंग्स हो गई। अब अपने फ्रॉग अभी कंप्लीट किया है। आपने फ्रॉग की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आए थे फ्रॉग से नीट 2025 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो इससे ही आया था कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन से एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब लैंड में फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, और एक दिया था वाटर के थ्रू। तो वाटर में से मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है क्यूटेनियस। ठीक है, बक्कल कैविटी के थ्रू वक्कोफेरिंगल रेस्पिरेशन होता है, और लंग्स के लिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और लार्वा जो रहता है उसमें सिर्फ एक रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आपको जनरली क्वेश्चंस मिलेंगे ही, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अब देखिए ये अपन करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या कैसे अपन करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने एयर इनहेल की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे अब अपन सबसे पहले। ठीक है, हाँ। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अपन ने एयर इनहेल की, फिर अपना नेज़ल पैसेज आ जाती है, उसके थ्रू पहुंच गए नेज़ल चैम्बर्स में, नेज़ल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेज़ोफेरिंग्स में, और फिर आ गई लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स। ठीक है, क्या
एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेज़ल पैसेज के थ्रू नेज़ल चेम्बर में, और नेज़ल चेम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेज़ोफेरिंग्स में, नेज़ोफेरिंग्स से लेरिंग्स में जो कि साउंड बॉक्स है, फिर ट्रैकिया में। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया अपना मतलब यहाँ मतलब लेरिंग्स के नीचे है। ठीक है, और ट्रैकिया आगे जाता है फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री जिसे अपन मिड थोरेसिक कैविटी में होता है, वहाँ पे ब्रांचेस बनती हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी, टर्शियरी से इनिशियल ब्रेंक्यूल्स, फिर टर्मिनी ब्रेंक्यूल्स, और फिर एल्वियोलाई होती है। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है O2 CO2 का। ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये क्या है अपना? ये है डायफ्राम, ये स्टर्नम है, और ये अपनी रिब्स हैं। स्टर्नम इसमें नहीं है, यहाँ रिब्स होती हैं और यहाँ स्टर्नम होती है। ठीक है, तो देखो लंग्स क्या है? एनाटॉमिकली टाइट चेम्बर है। कैसा है? आप लंग्स पे ये स्टेटमेंट आ सकता है कि लंग्स कहाँ होती हैं? एनाटॉमिकली टाइट एयर चेम्बर होता है ना, वहाँ पे। ठीक है, जिसमें थोरेसिक चेम्बर में देखो डॉर्सली आपकी क्या होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम पीछे। ठीक है, वेंट्रली स्टर्नम आगे, आपने स्टर्नम एक स्टर्नम देखी होगी ना, और लेटरली आपकी राइट साइड क्या होती हैं? ये रिब्स। लिटरली क्या हो गई? रिब्स। और लोअर एंड पे ये हो गया डायफ्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, थोरेसिक वॉल्यूम, जैसे अपन थोरेसिक कैविटी में जो वॉल्यूम है उसे थोरेसिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, तो ये जो वॉल्यूम है, इसमें जो चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, वही रिफ्लेक्ट होती है लंग्स में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसी से ही प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, और गैसेस अंदर बाहर जाती हैं। इसका भी अपन पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये जो वॉल्यूम्स है ना, इनमें चेंज होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है मतलब लंग्स में, वही चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, इस कैविटी तो पता है ना, ये पूरा पल्मोनरी कैविटी हो गई। इसमें दो मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर और ये हो गई आउटर। ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए, ये इनर कैविटी हो गई, ये आउटर। इसकी मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये आउटर। इसमें बीच में होता है फ्लूइड। फ्लूइड का क्या काम होता है? ये कि ये भी लिख रहा है कि रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स। ठीक है, लंग्स की सरफेस पे फ्लूइड फ्रिक्शंस रिड्यूस करता है। क्या है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर इंक्रीज करता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही क्वेश्चन बना देंगे एनटीए वाले। क्या? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। जो आउटर वाली होती है वो थोरेसिक कैविटी से कांटेक्ट में रहती है, और जो इनर वाली है, देखो ये इनर लंग्स से कांटेक्ट में है ना, इनर, और आउटर थोरेसिक कैविटी से। ये आउटर थोरेसिक कैविटी से है। तो देखो प्लूरल मेम्ब्रेन के दो फंक्शन आप याद रख लेंगे। आँख बंद कर लो और एक बार बोल लो कि प्लूरल फ्लूइड रहता है, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और क्या करता है वो? और जो एक तो ये हो गया फंक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है, और इनर वाली रहती है वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है, और आउटर वाली, ये आउटर वाली किससे हो गई? आउटर वाली थोरेसिक कैविटी से हो गई। ठीक है, अब देखो दो जोन होते हैं अपने, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग जोन होता है। ठीक है, कंडक्टिंग जोन होता है। ठीक है, जो कि ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होती है। इसके इसके फंक्शन याद कर लीजिए। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम करता है। कंडक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि वो एयर को पहुंचाने तक काम करता है। और क्या करता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे अपन एयर मतलब इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो इनहेल करते टाइम कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल, डस्ट आ गई, कुछ भी आ गई, तो उस सब को क्लियर करने का काम भी ये कंडक्टिंग जोन का ही होता है। मतलब ये कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है। ठीक है, तो क्या हुआ? फॉरेन पार्टिकल्स आए, उनको वो कर दिया, क्लियर कर दिया, और एक एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचा दी। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, अगर एक हवा आपकी बहुत ठंडी है तो बॉडी में पहुंचाने लायक, मतलब वो नॉर्मल हो जाए, इतनी एयर करना। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग जोन का। जबकि रेस्पिरेटरी जोन है या फिर एक्सचेंज जोन है, मतलब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 किसके बीच में? एटमॉस्फेरिक एयर में और ब्लड के बीच में। तो दो जोन है, आपको याद रखना है, कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन।
ठीक है, तो ये अपना हो गया। ये एक रिवीजन लेक्चर है, तो आप इसको एज अ रिवीजन ही लें। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो इसको देख रहे हो, ये आपको बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती होगी, आई नो। इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। देखो, पहले इनहेलेशन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर अपन वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। इतना तो फिजिक्स अभी तक सब पढ़ के आए होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब अपन नॉर्मल इनहेलेशन देखते हैं। देखो, आपको ये पता होगा गैसेस मूव करती हैं हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर के बीच। एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रहता है, जब भी अपन इनहेल कर पाते हैं बॉडी में प्रेशर कम हो जाता है, तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पर। अब देखो कैसे, डायफ्राम होता है, ऐसा डोम शेप होता है, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम क्या हो जाता है, ऐसे मान लो इतना स्पेस था, अब ये होके ऐसा हो गया, तो ये इतना स्पेस था, ये इतना स्पेस था, ये इतना हो गया, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो देखो वॉल्यूम, देखो डायफ्राम कांटेक्ट करता है, डायफ्राम कांटेक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायफ्राम ऐसा था, ठीक है, डायफ्राम ऐसा था, इतना वॉल्यूम था, मान लो ये लंग्स है अपनी, तो डायफ्राम ऐसा था, अब ये हो गया ऐसा फ्लैट एकदम, तो वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो इनहेलेशन हो जाता है, एयर इनसाइड आ जाती है, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं, ये कांटेक्ट करती हैं, तो रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड और अपवर्ड हो जाती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में। अब देखो वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में ऑक्सीजन इनहेल हो जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल इसको एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या, देखो दो, एक एक्शन, देखो इनहेलेशन करने में दो चीज़ काम आ रही हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक डायफ्राम, ठीक है। अब आप आंख बंद कर लीजिए, डायफ्राम क्या हो गई, फ्लैट हो गई, तो डायफ्राम फ्लैट हो गई, देखो ऐसी डायफ्राम थी, अब ये ऐसी हो गई, मतलब ये स्पेस था, अब ये इतना हो गया, तो ये वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या होगा, प्रेशर अपना कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या, गैस कहाँ चली जाएगी, इनहेल हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और बॉडी में प्रेशर कम है, तो इनहेल हो गई, ठीक है। तो डायफ्राम का हो गया। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करती हैं, तो रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड की साइड चली जाती हैं, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, तो इस तरीके से इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। किस डायरेक्शन में, डॉर्सली, देखो डॉर्सली और वेंट्रली, ठीक है। तो प्रेशर कम होता है तो इसका इनहेलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक्सपायरेशन देखते हैं, ठीक है, एक्सपायरेशन। अब देखो इसका और सिंपल है, अब इनहेलेशन समझ में आएगा तो उसका एकदम अपोजिट होगा, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स टू नॉर्मल शेप, ऐसा डायफ्राम हो गया था वो फ्लैटन, अब यहाँ नॉर्मल शेप में आ गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया, बॉडी में प्रेशर ज़्यादा हो गया, बॉडी में प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो बस गैसेस बाहर चली जाएंगी, CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। ऐसे कि ऐसे डायफ्राम क्या हो गई, मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ गई, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। और रिब्स क्या होती हैं, रिब्स जो वहाँ बाहर गई थी आउटवर्ड की साइड और अपवर्ड की साइड, वो इनवर्ड और डाउनवर्ड आ जाती हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो गैसेस बाहर चली जाती हैं, एयर गोज आउट, बाहर चली गई, ठीक है। तो ये है, और ये पॉइंट याद रख लीजिए, जब ऐसे अपन योगा वगैरह करते हैं ना, आपने कपालभाति करा होगा, तो उसमें अपन बहुत प्रेशर देते हैं, ठीक है। एडिशनल सेट्स ऑफ मसल यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल, जो कि फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। जब अपन को फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी होती है ना, तो अपन मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए NCERT की लाइन है, ठीक है। एडल्ट ब्रीथिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है, 12 से 16 टाइम पर मिनट आप करते हैं, इससे एवरेज निकल आता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।
आई होप एकदम क्लियर हो गया हो। देखो ये लाइन यहाँ भी लिख रही है, एडिशनल मसल प्रोवाइड एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन बोथ। ठीक है, ये सब तो मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्पिरेशन के दौरान फ्लैट होगा, इस टाइप से एरो होंगे। ठीक है, और ये रिप्स और इंटरकोस्टल मसल ऐसे जा रहे हैं, तो फिर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, इस टाइप से। ये डायग्राम भी पूछ सकता है कि ये रिलैक्स हो गए, इनवर्ड आ गए और डायफ्राम नॉर्मल शेप में आ गया, तो वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया और गैसेज बाहर चली गई। ठीक है, तो आने चाहिए। ये वाला डायग्राम भी हो गया, हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ज़रूरी है। ठीक है, हाँ। अब अपन को एक और देख लीजिए, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है? यूज टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के लिए स्पायरोमीटर यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए स्पायरो। चलिए अब अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ देख लेते हैं। तो ये मतलब अपन इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं, पर मैं ये एनसीईआरटी की लाइंस से समझाऊंगा इसको, क्योंकि अब नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन, मतलब जो अपन नॉर्मली एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसमें ये 500 ml होती है। ठीक है, और एक हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, मतलब 6000 से 8000 ml एयर पर मिनट इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है। ठीक है, हाँ। और टाइडल वॉल्यूम होती कितनी है? 500 ml। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है एक बार बोल लेंगे, नॉर्मली जितनी एयर अपन इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी आपको आता होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम, जैसे फोर्सफुली अपन इंस्पायर करते हैं ना, तो फोर्सफुली और टाइडल वॉल्यूम के अलावा अपन कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये 2500 ml से 3000 ml। ठीक है, अब आ जाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली अपन कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये एवरेज होती है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। ठीक है, तो तीनों वॉल्यूम लगभग क्लियर हो गए होंगे। एक बार बोल लो, नॉर्मल एयर कितनी इंस्पायर एक्सपायर कर सकते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम हो गई, ये 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी फोर्सफुली अपन ले सकते हैं, 2500 से 3000 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी फोर्सफुली अपन कितनी एक्सपायर कर सकते हैं, 1000 to 1100 ml। ठीक है, अब एक रेजिडुअल वॉल्यूम और होती है, ये भी आपको याद रखना है। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब अपन ने फोर्सफुली भी एक्सपायर कर दिया पर कुछ एयर तो अपनी बॉडी में बचती ही है, और वो नहीं रहेगी तो अपन फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जिंदगी नहीं रहेंगे। तो कितनी वॉल्यूम बचती है, वो होती है 1100 से 1200 ml। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में और रेसिडुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 से 1100 ml, जबकि रेसिडुअल वॉल्यूम है 1100 से 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एक्सपायर कर सकते हैं और फोर्सफुली, और रेसिडुअल वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी बचती है। तो ये आपको चारों टर्म या मतलब क्लियर होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, जब भी आप कैपेसिटीज़ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से बता दी, ये रिवीजन लेक्चर है स्टिल। ठीक है, अब अपन कैपेसिटीज़ पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली है अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो देखो टाइडल वॉल्यूम तो ले गई, साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बहुत ईजी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे हैं अपन, साथ में फोर्सफुली और कितना इंस्पायर कर पा रहे हैं, तो टीवी प्लस आईआरबी। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सेम, नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर तो करेंगे ही, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन तो करेंगे ही, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम आ गई,
ठीक है, और फोर्सफुली और कितना एक्सपायर कर सकते हैं, तो वो टीवी प्लस ईआरबी। अब जनरली बच्चे ये दो में फंसते हैं, एक फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन भी आपको टेस्ट वगैरह में ज़्यादातर इन दोनों से ही मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर अपनी लंग्स में बचती है। तो देखो, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया अपन ने, ठीक है, तो अपनी देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं किया, ठीक है, तो अपनी ईआरवी बचेगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, और रेसिडुअल वॉल्यूम भी तो बचेगी, वो तो रहती है, वो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी बचती है, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या हो गया, अपन क्या याद रखेंगे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अपनी कितनी एयर लंग्स में बचती है। तो देखो ईआरवी तो रहेगी, फोर्सफुली तो कर नहीं रहे, और साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम एकदम क्लियर है। अब वाइटल कैपेसिटी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें मैं फ्लो चार्ट से भी बताऊंगा आपको। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको उससे समझाता हूँ। देखो उसमें क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, मैं उसके बाद कितनी एयर ब्रीथ इन कर सकता हूँ, कितनी एयर इंस्पायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। अब देखो फोर्सफुली मैंने एक्सपायर कर दिया, अब मैं कितनी एयर ब्रीथ इन करूँगा। देखो टाइडल वॉल्यूम तो करूँगा ही करूँगा, साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी करूँगा, ठीक है, मतलब और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी करूँगा, तो मतलब मैं तीनों करूँगा। मैंने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद मैं कितनी और मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन कर सकता हूँ। मैक्सिमम, अपन को मैक्सिमम बताना है, ठीक है, बोला है ना। तो देखो एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, ठीक है, तो मैं टीवी भी लूँगा, टाइडल वॉल्यूम भी लूँगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। और इसका आप उल्टा भी कर सकते हो। अब मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, तो कितनी और मैक्स एक्सपायर कर सकता हूँ फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो मैं आईआरवी भी करूँगा, ईआरवी भी करूँगा, और टीवी टाइडल वॉल्यूम तो करेंगे ही करेंगे। और टोटल लंग कैपेसिटी तो बहुत ईजी है, एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड्स ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम एकोमोडेट हो जाती है, तो इसमें सारी वॉल्यूम सेट हो जाएंगे, टीवी, आईआरवी, ईआरबी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट से और क्लियर हो जाएगा कि वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया। आपको एक वाइटल कैपेसिटी में कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसको एक दो बार और पढ़ लें, मैंने आपको अभी बता दिया अच्छे से। तो वाइटल कैपेसिटी पे ही क्वेश्चन मिलेगा, और ये वॉल्यूम्स ऐड करके भी पूछ लेता है, ये ऐड करके ऐसे, मतलब अपन ने ईआरवी पढ़ी तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको पूछ लेगा, ऐसे वाइटल कैपेसिटी पूरी बता दो, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये एल्वियोलर कैविटी हो गई, ठीक है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए, ये रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, और एल्वियोलर की वॉल थिक होती है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये डायग्राम क्लियर होगा, ठीक है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ कहाँ होती है, एक तो एल्वियोलाई में होती है और एक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर टू सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न, प्रेशर ग्रेडियंट, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर के थ्रू, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है। सॉल्यूबिलिटी भी देखी जाती है, सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर होगा। और आपको जनरली ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, इस पर चेंज भी कर देंगे, इस पर PYQ भी आ रखा है नीट का, कि सॉल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन द O2। जो CO2 की सॉल्यूबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन से, वो मतलब जल्दी घुल जाती है, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ है, थ्रू द डिफ्यूज़न पर यूनिट डिफरेंस इन अ पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर टू डेट ऑफ O2। मतलब उसका घुलने का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब 20 to 25 टाइम्स CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, हाँ। तो मतलब ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। मतलब ये इसका मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी मतलब उसकी घुलने की पावर डिफ्यूज़न के थ्रू 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ये वाला फ्लो चार्ट आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला फ्लो चार्ट वॉल्यूम्स का। ठीक है, ऐसे वाइटल कैपेसिटी में क्या आ गया, IRV, TV और ERV, ये तीनों आ गई वाइटल कैपेसिटी में। तो आपको जैसे अच्छे लगे वैसे आप कर लें। अब देखो इसमें ये वाला आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ये वाली। देखो ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में होती है तो उसका मतलब पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159। फिर एल्वियोलाई में आके कम हो जाता है थोड़ा, 104 हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और टिश्यू में 40 होता है। तो देखो ऐसे याद कर लो, एटमॉस्फेयर में कितना है, 159 है, और एल्वियोलाई में 104 है, ब्लड में 40 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड में दो है ना डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू दोनों में सेम होता है 40। ठीक है, तो आंख बंद करके एक बार बोल लेंगे। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है, एल्वियोलाई में 40 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम होगा 45। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है 40। ठीक है, तो ये टेबल से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप मिस मत कर देना, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देख लेते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का देखेंगे। ये अपन एसेप सिग्मोइड ग्राफ होता है, ये भी देखेंगे। सबसे पहले अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन से मिलके एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% ओनली 3% किसके थ्रू होती है, प्लाज्मा के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है, 97% RBC से ऑक्सीजन से बाइंड हो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% प्लाज्मा के थ्रू। एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना कि 100 ml ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन होती है, ओनली 500 ml ऑक्सीजन में 100 ml ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन होती है। इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। ये ऑक्सी हीमो डिसोसिएशन कब होता है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ कम होंगे, pH कम होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन pH ज़्यादा होगा, pH ज़्यादा होगा, तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बन जाता है। ठीक है, लेफ़्ट से ये जो ग्राफ है ये तो लेफ़्ट के साइड हो जाता है। देखो इस ग्राफ से इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नीट 2025 में बायो के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा NCERT से बाहर है, कर्व के शिफ्ट वगैरह नहीं है, पर ये 2016 में कभी आ रखा है ये शिफ्ट वाला, तो आपको करना है। क्या होगा, देखो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो बाइंड कर जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। तो इसमें कंडीशंस याद रख लेना, PO2 ज़्यादा होगा, PCO2 कम होगा, H+ कम होंगे, कंसनट्रेशन कम होगी, और pH देखो H+ कम है तो pH ज़्यादा होगा। pH से बहुत क्वेश्चन गलत होगा आपका, pH इससे टेस्ट वगैरह में। तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, और राइट का उल्टा कर लेना आप एकदम। ठीक है, हो जाएगा ना। ये वाला तो वैसे NCERT में दिया नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट एज इट इज़, पर आप देख लेना। ठीक है, ये लेबलिंग याद रखना कि इधर क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इधर क्या है परसेंटेज सैचुरेशन है। ये इस डायग्राम से ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा, आप फंस जाएंगे। NCERT के एक एक डायग्राम और एक एक चीज़ अच्छे से करना है, जब भी अपन बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत माइन्यूट लेवल पे गलती करवा लेते हैं नीट वाले। ठीक है, ऐसे देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो टिश्यू में हाई PCO2 है और लो PCO2 है।
ये कितना अच्छा फ्लो चार्ट है ये। जब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो क्या होगा, हाई PO2 होगा, जभी तो वो ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तभी तो वो उससे दूर जा रहा है। ऐसे 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 4 ml, 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 100 ml ब्लड में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितनी होती है, 4 ml, और ऑक्सीजन कितनी थी, 5 ml थी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। 100 ml ब्लड में 5 ml क्या होती है, ऑक्सीजन, और 4 ml क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा वो। और अपन को ये कैसे याद रखना है, 70% बाइकार्बोनेट्स के थ्रू होती है, 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन के, और डिज़ोल्व फॉर्म में 7%। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या था, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 3% प्लाज्मा के थ्रू। और यहाँ क्या है, 70% ट्रांसपोर्ट कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म। 20 to 25% कैसे हो रही है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू 97%। ये बहुत माइन्यूट से क्वेश्चन होते हैं, और यही सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में। ठीक है, और 7% डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, और ये लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, और ये तो मैंने ये टेबल में ही बता दिए थे ये। ठीक है, ये डायग्राम भी आप एक बार देख लेना, इजी है, बॉडी फ्लूइड में आपने देखा होगा, बहुत इजी है ये डायग्राम तो। ठीक है, हाँ, अब अपन बस आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो इस लाइन का है, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट गैसेज दैट हिट्स द रेस्पिरेटरी रिदम। मतलब अपने पास बहुत अच्छा न्यूरल सिस्टम है कि कभी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कभी कम चाहिए, तो मतलब रेस्पिरेशन अपन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन में होता है, ये आपने न्यूरल में पढ़ा होगा, रिवीजन लेक्चर है। सेंड सिग्नल टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखो न्यूमेटिक सेंटर इन पॉन्स रीजन होता है, वो क्या करता है, इंस्पायरेशन को ऑल्टर कर देता है, और इंस्पायरेशन ऑल्टर होता है मतलब कम ज़्यादा होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसमें कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, जिसमें आर्कटिक ऑर्च होती है और कैरोटिड ऑर्च होती है। आर्कटिक ऑर्च देखो, आर्कटिक ऑर्च और कैरोटिक ऑर्च होती हैं, यही अपने चेंजेस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की कंसनट्रेशन में। इसमें ऑक्सीजन का रोल बहुत कम होता है, इनसिग्निफिकेंट। ये NCERT की ही लाइन है कि आर्कटिक ऑर्च और कैरोटिक ऑर्च मिलके चेंज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और H+ की कंसनट्रेशन में। ऑक्सीजन में इसका रोल बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, बस यही है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है वही मेनली इसको मेंटेन करता है। ठीक है, ये न्यूरल में तो अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मैं करवाऊँगा न्यूरल में, तो अपन एक बार और देख लेंगे। अब देखो अपन को डिसऑर्डर देखना है। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर अच्छे से करना है, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर। सबसे पहला है अपना अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। ऐसे आप साउंड वगैरह मतलब ऐसे ब्रीथिंग लेते हैं ना जो अस्थमा वाले पेशेंट्स, उनमें वीजिंग सा साउंड आता है, मतलब अलग सा साउंड आता है, आपने देखा होगा वो, और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो अस्थमा में आपको इतना याद रखना है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, और डिफ़िकल्ट होती है ब्रीथिंग में, और अपन को मतलब वीजिंग साउंड आता है जब अपन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है, और ऐसी अपनी जो वॉल्स होती है ना रेस्पिरेटरी सरफेस की, वो इसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाती हैं। ऐसी मतलब ऐसी इतनी हैं तो इतनी सी हो जाती है, मतलब डिक्रीज़ हो जाती है। तो एक अस्थमा हो गया, एक अपना एम्फाइसीमा हो गया। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब हाँ मतलब ये ईजी है। ऐसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में वर्कर्स होते हैं, वो मास्क का यूज़ नहीं करते, ग्राइंडिंग वगैरह का तो डस्ट वगैरह होती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का वो हो जाता है। तो अब उन लोगों को मास्क अच्छे से लगा के रखना चाहिए। तो डिसऑर्डर कितने अपने 3, अस्थमा है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन है,
डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में और वीजिंग सा साउंड आता है। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से वॉल अपनी डिक्रीज़ हो जाती है रेस्पिरेटरी सरफेस की, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने वाले होते हैं, वो ग्राइंडिंग वगैरह का वर्क करते हैं, मास्क वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उन लोगों को मतलब फाइब्रस टिश्यू उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन। तीनों डिसऑर्डर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं भी आपको टेस्ट वगैरह में, नीट में PYQs भी आ रखे हैं। एक ये अच्छा पॉइंट है समरी में, NCERT की समरी से आपने मिस कर दिया होगा। देखो, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेस थ्रू द बॉडी बाय ब्लड, ठीक है। देखो, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस स्टेटमेंट में अगर मैंने ऐसे बता दिया एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई ट्रांसपोर्ट। अब देखो, एल्वियोलाई पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये बहुत फंसाने वाली लाइन है। एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई लेवल पे एक्सचेंज जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में होता है, ठीक है। फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द बॉडी बाय ब्लड, और एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। फिर यूटिलाइजेशन हो जाता है ऑक्सीजन का, अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अदर स्टेप्स होती हैं, ठीक है। फिर आगे अदर स्टेप्स होती हैं, एनर्जी मिलती है, उससे अपन यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि एल्वियोलाई लेवल पे, लंग्स में एल्वियोलाई लेवल पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होता है। वैसे इजी है, पर अगर आप इससे नहीं पढ़ेंगे एक बार तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिस कर देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आई होप ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। आपको इसके PYQs वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे बता दें, PYQ सीरीज़ भी अपन ले आएंगे। और भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है इसमें, मतलब जो भी करना है आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपको हेल्प हो रही है क्या, ठीक है। तो ये एक मतलब मोटिव है कि इसको अच्छे से बना दें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड, ओके।